नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए सारा आकाश का 11वां अध्याय। दोनों कानों में उंगलियां ठूसकर मैं बाहर चलाया ताकि पीछे से आता एक शब्द भी कानों में ना पड़े। सांझ हो रही थी और गाय भैंसों का झुंड सारी सड़क के रिक्शा तांगों को एक और समेट धूल उड़ाता गोबर फैलाता लौट रहा था। मंदिर या संघ में जाने का तो अब कभी ख्याल ही नहीं आता, जैसे उन सारी चीजों से बहुत बहुत दूर चला आया हूँ, या जिस व्यक्ति का उन सब से संबंध था वह कोई दूसरा ही आदमी था, मैं नहीं था। सब मुझे बेकार और समय की बर्बादी लगते थे। साथ ही लगता था कि आज के समय में लोग कैसे इतना वक्त बर्बाद कर लेते हैं। अपने उसी पार्क में आकर चुपचाप पड़ गया। यहीं तो विवाह के पहले दिनों में आकर लेटा करता था। दिन छिपने में अभी काफी देर थी और लोग पतली पतली सड़कों और पगडंडियों पर इधर से उधर टहलने आ जा रहे थे। उनका चलना और हंसना देखकर लगता था मानो इन्हें कोई चिंता ही नहीं। आया खिलखिलाते बच्चों को गाड़ियों में घुमाने ले जा रही थी। कभी कभी कोई युवक और युवती आपस में घुलमिल और हंस हंसकर बातें करते चले जाते तो पास के लॉन में निर्निमेष खुली आंखों से उन्हें देखता मैं मन ही मन दांत किटकिटाया करता। साले कैसे निकल आए हैं, जैसे इन्हें खाने पीने की कोई चिंता ना हो। बाप कमा कर रख गया होगा, घर में दोनों वक्त चकचक होती होगी, लेकिन घूमने इस तरह चले आए हैं जैसे सिनेमा देखने निकले हों। उल्लू के पट्टे, इन लोगों को कोई काम नहीं रह गया है। और अपनी इस विचित्र कुड़ेली आदत पर क्रोध भी आया और हंसी भी। मुझे ही क्या हो गया है यह, दूसरे को हंसी खुशी भी नहीं देख सकता, लेकिन मैं जैसे अफीम के नशे में निस्पंद और निचेष्ट पड़ा पड़ा इधर उधर देखता रहा, मानो असहाय और बीमार पड़ा हूं और उठा ही नहीं जा रहा। अधकुली आंखों से चारों ओर देखता रहा। वे लड़के क्रिकेट खेल रहे थे। वे दो लड़के साइकिलों पर लदे आ रहे हैं। आदमी झूम झूम कर किताब पढ़ रहा है। चार लड़कियां चोटियां झुलाती चहलकदमी कर रही हैं। वह लड़का पिल्ले के पीछे भाग रहा है। लो, फिर आया एक जोड़ा। लगता था जैसे किसी दूसरे लोग से सब कुछ देख सुन रहा हूँ। बस घर में आती आवाजें मानो यहाँ तक पीछा करती चली आ रही थी। उफ, वह घर है। कीड़े कुल बुलाता नरक है, नरक। रोटियों में आज घी क्यों नहीं लगाया भाभी? थाली परोसकर जैसे ही प्रभा ने अमर के सामने सरकाई, अमर रोटियों की सूरत देखते ही तुनक उठा। घी खत्म हो गया लाला जी, प्रभा ने मुलायम स्वर में बताया। अभी कल परसों ही तो सेर भर लाया था, खत्म भी हो गया? उसने तेज होकर पूछा। था ही कितना, प्रभा काम में लगी रही, इसलिए बिना ध्यान दिए ही बोली। अब तुम तो देख ही रहे हो, घर में ही काम आ रहा है। अमर को यह शायद अपनी उपेक्षा लगी। उसने उद्वत भाव से कहा, यूं क्यों नहीं कहती कि सारा अपने खसम को चटा दिया? घर का नाम क्यों लेती हो? हमें दिखता नहीं है घर में किसी को मिले ना मिले, लेकिन समर भैया की दाल में खूब घी डाला जाएगा, रोटियां खूब चुपड़ी जाएंगी, बस हमारे लिए। क्या है अमर? मैं चीख पड़ा। उसे यह नहीं मालूम था कि मैं पॉली में बैठा बैठा जूतों की पालिश कर रहा हूँ। मैं चिंगारी निकालती आंखों से उसे यूं ही घूरता हुआ एक हाथ में ब्रश और एक हाथ में जूता लिए रसोई घर में आ खड़ा हुआ। मुझे देखते ही वह सक पकाकर चुप हो गया। रोटी को बहुत छोटे छोटे कौर चुराने लगा। वह बैठा था। मैंने एक जोर की लात उसकी पीठ पर मारी और कहा, बेशरम, बात करने की तमीज नहीं है? लगाम मुंह में है या नहीं? जो जी में आया सो बक दिया। मैट्रिक में पढ़ते हैं ये? पिट कर एक बार उसने मेरी ओर देखा और थाली फेंक कर एकदम भन्नाया व हनहनाता बाहर भाग गया। वहां गला फाड़ फाड़ कर रोने लगा। प्रभा ने रोटियां बनाना छोड़ झटके से गर्दन मोड़कर मुझे घूरा। तुम कहाँ बैठे बैठे सारी बातें सुनते रहते हो? बड़े आए हिमायती लेने वाले, जाओ यहाँ से बाहर। जूता लिए चौके में चले आए। मैंने गला फाड़ कर कहा, चुप रहो, ये इतना बड़ा हो गया, इसे बात करने का कायदा तक नहीं। तभी सारा दम लगाकर अम्मा वहीं अपनी चारपाई से चीखी, क्यों रे समर के बच्चे, इधर तो आ जरा। बस तेरी ही बहू वो लगती है, किसी और की कुछ नहीं लगती। जूता पॉली में फेंका और मैं धड़धड़ाता हुआ अम्मा के सामने जा पहुंचा। दूसरी ओर खड़ा खड़ा अमर रो रहा था। क्यों रे, खाना खाते हुए इसे क्यों मारा तूने? माला का अंतिम बाना आंखों से लगाकर अम्मा बोली, बहुत उठ गया ना तेरा हाथ? तेरे मन में क्या है बाबा, तू साफ साफ बता ही क्यों नहीं देता? हाथ उठाने की क्या बात है? मैंने भी खूब गला फाड़कर कहा। वह अपने से बड़ों से कायदे से नहीं बोल सकता। मैंने क्या बदतमीजी से बात कही, बताना तो। अमर उद्दंडता और हेकड़ी से बोला, इतना ही तो पूछा था कि परसों ही तो सेर भर घी लाया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? फिर सामने सामने झूठ बोलता है। अम्मा की शेखी में बहुत ज्यादा मत रहना अमर, अभी तो मैं गया भी नहीं हूं। मैं एक हाथ में ब्रश लेकर उस पर झपटा।
खबरदार जो तूने लड़के को हाथ लगाया, अम्मा ने गरज कर डांटा। अभी तो मैं जिंदा हूँ, देखती हूँ मेरे रहते कैसे उसकी और टेढ़ी निगाहों से देखता है। अब तो मुझे तुझे हम सब दुश्मन ही लगते होंगे, हम तो तेरे इन लखनऊ को पहले ही जानते थे। देखो कोई उस काले सिर वाली के लिए भाई पर हाथ उठा रहा है। अरे मैं पूछती हूँ, तुझे शर्म ना आ रही जो तू उस शर्म को सीख दे रहा है? किस मुंह से ये सब कह रहा है? अच्छा तू बोलने लगा अपनी फलूदी रानी से? तूने तो सारा आसमान सिर पर उठा लिया, रोज एक ना एक उपद्रव, रोज एक ना एक उधम। इससे अच्छा था तभी था जब तू उससे बोलता नहीं था तभी तो ये सारे के सारे सिर चढ़ गए। अरे कोई किसी को कुछ बदला ही नहीं, तमीज सलीका किसे कहते हैं कोई जानता ही नहीं। मैंने जवाब दिया, हाँ हाँ भैया, हम तमीज सलीका काहे को जानेंगे, वो तो तूने एक दिन में उस कल मुही से सीख लिया। गुरु तो तुझे अब मिली है। लो, अब लाडला हमें तमीज सलीका सिखाने चला है। कल तक पैदल चलना नहीं जानता था, अब तमीज सिखाने वाली ही नहीं आई, अब आसमान पर उड़ने लगा। धरती पर चल बेटा, धरती पर। बेशरम यह है कि तू जब देखो तब बहू की आड़ लिए चले आ रहे हैं, ना माँ का ख्याल ना बाप का ध्यान। तेरे लिए छोटा बड़ा कोई नहीं रह गया है, हम तो। और अम्मा रोने लगी। तुम तो कुछ सोचो मत, और अगर दूसरा कुछ कहे तो बहू की आड़ हो गई। अब महीनों हो गए, ख्याल है किसी को कब खाती है कब सोती है। एक कपड़ा मांगा सो दुनिया भर की महाभारत। भाभी क्या कुछ भी अब करने लायक नहीं है? लेकिन नहीं, वह क्यों करेगी? वह तो बड़ी बहू है ना, सास की जगह। सो वह तो रानी है, बाकी सब दासियां। दासी काहे की? दासी तो हम है, जिंदगी भर ठेक ठेक कर खिलाया, अब और खिलाएंगे। पहले एक को खिलाया, अब दो दो को खिलाएंगे। रोती बच्ची को जबरदस्ती खाट पर पटककर भाभी भी मोर्चे पर आ डटी। भनभनाती हुई सीधी चौके में पहुंची और प्रभा को जबरदस्ती उसके पटरे से खींचती हुई बोली, हटो बहू रानी, तुम्हें तकलीफ हो रही होगी, मैं बनाती हूँ। बना तो रही हूँ, मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा, जो मुझसे कुछ क्यों नाराज हो रही हो? प्रभा रुआंसी सी खुशामद स्वर में कहती रही। लेकिन भाभी के हाथों में प्रचंड शक्ति आ गई थी। उन्होंने प्रभा की सूखी सी देह को उठाकर एक और रख दिया और धम से पटरे पर बैठकर खसर खसर रोटियां बेलने लगी। प्रभा की आंखों में भी पानी भर आया। वह स्तब्ध बैठी कुछ देर यूं ही देखती रही, फिर चिमटा उठाकर अदसी की रोटियों को सामने फैले अंगारों पर रखकर घुमाती हुई फुलाने लगी। कमाने के नाम तो अभी है नहीं, और पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, अम्मा बड़बड़ाती चली जा रही थी। भाभी ने झटके से चिमटा प्रभा के हाथ से खींच लिया और मुंह फुलाए फुलाए फूली हुई रोटियों की सारी ताकत से पीस पीस कर चकले पर मारने लगी। 2-4 मिनट चुपचाप बैठने के बाद जब प्रभा को समझ में नहीं आया कि क्या करे, तो वह अपराधीन की तरह धीरे से उठी और उनकी रोती हुई बच्ची के पास गई। भाभी उसे क्रोध में यूं ही पटक आई थी, वह गला फाड़ फाड़ कर रो रही थी। प्रभा उसे उठाकर बाहों में हिला हिलाकर चुप कराने लगी। रोटी बेलते बेलते ना जाने कैसे भाभी को इसका पता चल गया। सब छोड़ छाड़ कर वह धम धम करती प्रभा के पास आई और बच्ची को एक तरह से जबरदस्ती खींचती हुई बोली, रहने दो भाई रानी, तुम उसे छोड़ दो, जरा सा रो लेने दो, इतने रोने से मरी नहीं जाती। अगर इसकी किस्मत में रोना ही बदा है तो रो लेगी, मर जाएगी कम बखत ज्यादा से ज्यादा, पर तुम्हारी आत्मा को तो संतोष हो जाएगा ना। तब से बैठी बैठी आंखों में गड़ रही थी ना। प्रभा को लगा कि इस सारे कांड की जिम्मेदारी उस पर डाल दी गई है। इस अप्रत्याशित स्थिति में वह रोने को होती हुई सी बोली, जिठानी जी, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मुझे तुम मुझसे यह सब क्यों सुना रही हो? वह बच्ची को ना देने का हट करती रही। इस खींचतान में बच्ची और भी जोर से रोने लगी। मैं हक्का बक्का खड़ा इस सारी स्थिति को देख रहा था। लगा मेरी स्थिति अब केवल एक मूक दर्शक की रह गई है। मैंने डांट कर कहा, दे क्यों नहीं देती प्रभा? फिर जैसे जान छुड़ाकर बाहर भागते हुए बोला, या तो कुछ कहो मत और कुछ करो तो सब अलग अलग बननाएंगे। प्रभा से बच्ची छीनकर भाभी ने उसे फिर खाट पर पटका, फिर चौके में चली गई। जाते जाते इतना मेरे सामने हो चुका था, पता नहीं बाद में क्या हुआ। जानता था कि प्रभा को किसी तरह के तूफान का सामना करना पड़ा होगा। मेरा तो दिमाग एकदम सुन्न हो गया था। घर की सारी स्थिति को याद से पार्क में लेटे लेटे मेरे सिर की नस नस चटकने लगी। अचानक कहीं बहुत पास ही बंदूक चलने वाली गगनभेदी आवाज से चौंक कर मैं इस तरह बुरी तरह उछल पड़ा मानो मुझे ही निशाना बनाकर किसी ने बंदूक चलाई हो। लगा जैसे सो रहा था। इधर उधर देखा, पार्क में एक सिरे पर कुछ आदमी किसी को घेरे खड़े थे। सब कुछ भूल भाल कर जल्दी जल्दी उधर पहुंचा। 10-15 आदमियों की भीड़ के बीचों बीच लंबी सी जीभ और झाग निकाले मुड़ी गर्दन वाला एक विशालकाय घोड़ा चारों टांगे फैलाए दम तोड़ रहा था और खून की गाढ़ी गाढ़ी धारी झूल सी घास वाली जमीन पर कुछ दूर बहकर सूख गई थी।
घोड़े की सामने वाली टांगों के ऊपर पुट्ठे में बड़ा सा छेद बना था और वहां से खून के साथ कुछ सफेद सफेद तरल पदार्थ भी निकलकर बह रहा था। पास ही खाकी पैंट और सफेद कमीज पहने एक सज्जन खड़े खड़े रुमाल से आंखों से बहते आंसू पहुंच रहे थे। एक हाथ में जमीन पर टिकी बंदूक पकड़ रखी थी। लगा खड़े खड़े रो रहे हैं। मैंने एक साहब से पूछा, क्यों भाई, ये क्या हो गया? उसने अफसोस से बताया, दरोगा जी का घोड़ा है, इसे बहुत प्यार करते थे, बहुत दिनों से बीमार था, ठीक ही नहीं हो रहा था, सो मार दिया। अच्छा, प्यार करते थे, बीमार था मार दिया, जिंदगी भर की सवारी, और जब बीमार हो गया तो मार दिया। एक दिन यूं ही बुढ़े बाप को भी मार देंगे। मैंने घृणा और गुस्से से मुंह बिचका कर कहा, और भी जाने क्या क्या कहता। तभी उस आदमी ने तिरस्कार से मेरी और तरफ देखकर कहा, और जब बाकी सारी जिंदगी तड़पता और कष्ट पाता रहता तब ठीक था। अब 1 मिनट की तकलीफ हुई और बेचारा सारे दुखों से छुटकारा पा गया। किसी से कष्ट देखा जाता है, किसी से नहीं। मैं चुप होकर खिसियाना सा वहां से लौट आया। अलग जाकर मैंने अपने ठस माथे पर 2-3 बार हाथ मारा। यह मेरे दिमाग को आखिर हो क्या गया है, जरा सी बात समझ नहीं आती। बिल्कुल ठीक ही तो है। दरोगा जी ने क्या गलती की है की। उसी तरह उस दिन शिरीष की बातें भी मेरी समझ में नहीं आ रही थी। बेचारा बिल्कुल ठीक ही तो बता रहा था। मेरा ही तो दिमाग कुंद हो गया है। रात को 10 बजे जब मैं घर लौटा, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। लगा सिर में या तो गोबर भरा है या कुछ है ही नहीं, बस माथे में जोर का दर्द हो रहा है। घर में बिल्कुल सन्नाटा था। सब लोग सो चुके थे, किवाड़ भिड़े हुए थे। भाई साहब या बाबूजी अभी तक बाहर नहीं आए थे। मैं चुपचाप ऊपर छत पर चला आया। अप्रैल बीत चुका था। सब लोग ऊपर छतों पर ही सोए थे। अपनी कोठरी में आकर बिना कपड़े उतारे मैं ही एक और बिस्तर पर जा पड़ा। भीतर गर्मी और उमस थी। आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। बस यूं ही सुनी आंखों से छत की ओर देखता रहा। तभी ना जाने किधर से प्रभा मेरे पास आ गई और डरते डरते वहां छुकर बोली, खाना नहीं खाओगे? मुझे उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। भीतर से कहीं इसी क्षण के लिए आशंकित था। बिना कोई भाव दिखाए हिले डुले बोला, नहीं। तुमने खा लिया? नहीं, उसने मेरे माथे पर हथेली रखकर कहा। और मैं सहसा प्रभा की गोद में मुंह पड़ाकर गड़ाकर फफक कर उठा। प्रभा, प्रभा बताओ हम क्या करें, कहाँ चले जाएं प्रभा? में कोई खुशखबरी मचल रही हो और आप उसे जल्दी से जल्दी जाकर घर सुना देना चाहते हो, तब कोई आपको बातों में उलझाए हो या बहस से एक उलझे सूत्र निकाल निकाल कर ला रहा हो, तो मन में कैसी झुंझलाहट आती है। इच्छा होती है कि सारी शिष्टता और सभ्यता को ताक पर रखकर झटके से उठ खड़े हों और कहें, आप यह सारी बकवास बंद कीजिए, मुझे सबसे पहले यह खुशखबरी जाकर अपनी पत्नी को सुनानी है। दिवाकर की बैठक में मेरी हालत कुछ ऐसी ही थी। दिवाकर ने पूछा था, काम करोगे? हाँ हाँ, मिला कुछ? मैं बेचैनी से उठ खड़ा हुआ। मिला तो सही, लेकिन बहुत दूर है, दिवाकर ने बताया। यूं समझो कि शहर के दूसरे सिरे पर है। अरे यार, तुम बताओ तो सही, तुम शहर की बात करते हो, मैं दुनिया के दूसरे सिरे पर चला जाऊंगा। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, शर्त यह है कि 3rd ईयर ज्वाइन करोगे। हाँ हाँ यार करूँगा, तू बोल तो सही, मैंने झुंझलाकर कहा। तो सुनो, काम है एक प्रेस में प्रूफ रीडिंग का, सुबह 5 से 11 तक का। वक्त तय कराया ताकि वहाँ से सीधे कॉलेज जाने में सुविधा हो। कौन लोग हैं, कहाँ हैं, तुम बताओ तो सही, दिवाकर देंगे क्या? अरे इतनी उतावली नहीं, पिताजी के एक दोस्त का प्रेस है। फिलहाल तो कुछ बहुत नहीं है, लेकिन 2-1 महीने के बाद कह सुनकर बढ़ाया जा सकता है। पहले बता तो सही कि है कितना? 75। 1-2 महीने बाद 100 कराया जा सकता है। लेकिन तू ऐसा बेचैन क्यों हो उठा? यह मेरी बच्चों जैसी अधीरता पर हंस पड़ा। बहुत है दिवाकर, कृतज्ञता से गदगद स्वर में मैंने कहा। यह हो जाए दिवाकर तो मेरा उद्धार हो जाएगा। तू नहीं जानता मैं कितना परेशान हूँ। घर में एक पल को चैन नहीं मिलता है और मन में जैसे एक ज्वार उमड़ने लगा। कब चलोगे? चलो अभी चले। दिवाकर ने एक पल मेरे चेहरे को देखा और बोला, अच्छा तो चलो। और जब सारी बातें तय हो गई तब भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह 75 रुपयों की नौकरी सचमुच मुझे मिल गई है। मुझे तो ऐसा लगने लगा कि यह 2-2 पैसों का तरसना मेरे भाग्य में हमेशा के लिए लिख दिया गया है। हर महीने एक साथ 75 रुपये आना तो ऐसा सपना है जिस पर किसी भी तरह विश्वास नहीं किया जा सकता। बेचारे भाई साहब को इससे कुछ ही ज़्यादा मिलता है। सारा दिन खटते हैं, लौटते हुए मन होता है उड़ता हुआ चला जाऊं और जाकर प्रभा से कहूं, देख प्रभा, मुझे नौकरी मिल गई। दिवाकर की ही वजह से यह सब हुआ, नहीं तो यूं ही घुट घुट कर मर जाता। मैं उसके साथ लौट कर
घर तक आया। तय तो हुआ था कि सुबह 5 बजे से 11 बजे तक यहाँ रहा करूँगा। इसके बाद सीधा कॉलेज जाऊँगा। हो सकता है मेरे सौभाग्य से पहला पीरियड 3rd ईयर का ना पड़े। निश्चय ही जब भाग्य ने यहाँ मेरा साथ दिया है तो वहाँ भी देगा ही, वरना हाजिरी पूरी कराने के लिए किसी प्रोफेसर की खुशामद करनी पड़ेगी। उस पीरियड को छोड़ दूंगा। मन होता था दिवाकर के पैर पर लिपट जाऊं। दिवाकर, तूने मुझे बचा लिया, वरना सच कहता हूँ कि मैं पागल हो जाता। तू नहीं जानता हमारे घर की हालत क्या है। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करूं। मेरी आंखें भर आईं। अरे छोड़ो भाई, मैंने इससे कुछ नहीं किया। मुसीबतों से संघर्ष करने का नाम ही तो वीरता है। वैसे तो मुझे बड़ा उपदेश देता है, खुद इतना कमजोर है और फिर मुझे संकोच से बचाने के लिए एकदम बात बदल कर बोला, लेकिन यार एक बात सोचता हूँ कि बहुत दूर पड़ जाएगा। आने जाने और खाने पीने की मुसीबत होगी। दूर की तो कोई बात नहीं, मुश्किल से 2 मील होगा, ज़्यादा भी हो तो क्या है, सुबह सुबह जरा टहलना ना ही हो जाएगा। हाँ, खाने की समस्या जरा टेढ़ी है। फिर सोचकर कहा, पर खैर वह भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, प्रभा बना दिया करेगी। सुबह कुछ जल्दी ही तो उठना पड़ेगा, रात को बन जाया करेगा। दिवाकर, उसकी बड़ी इच्छा थी कि मैं जैसे ही एमए कर डालूं सुनते ही खुशी से उछल पड़ेगी। अच्छा हाँ, अब बता, उसने एकदम याद करके कहा। उस दिन तुम किरण से क्षमा के स्वर में मैंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। यार अब चलता हूँ भाई, जरा यह समय गुजर जाने दे, फिर किसी दिन बैठकर सब बता दूंगा। अरे जैसी तेरी मर्जी, लेकिन इतनी सुबह उन्हें मुसीबत नहीं होगी खाना बनाने में? उसने चिंता से पूछा। क्योंकि 5 बजे यहाँ पहुँच जाने का मतलब हुआ तुम 4 साढ़े 4 पर घर से चलो, यानी 3:30 पौने 4 पर उठो। परेशानी तो खासी है। सब हो जाएगा दिवाकर, सब हो जाएगा। उसे तुम नहीं जानते, उसने कितनी मुसीबतें सही हैं, इसे कोई नहीं जानता। मेरे लिए वह सब कर सकती है, सब सह सकती है। और अपने जैसे अभागे के लिए प्रभा के त्याग और मुसीबतों का ध्यान करके मेरी आंखों में आंसू आ गए। विहलता के आवेश से मेरा निचला होठ फड़कने लगा। एकदम दूसरी ओर देखते हुए मैं रुलाई पर नियंत्रण पाने की कोशिश करता रहा। कहीं प्रभा के सामने भी रोने लगा तो अच्छा नहीं लगेगा। थोड़ी देर हम लोग यूं ही बिना बोले चुपचाप चलते रहे। फिर मुश्किल से मैंने कहा, दिवाकर कुछ रुपए उधार दो। कितने? 20 काफ़ी हैं, मिलते ही चुका दूंगा। सोचा आज घर खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ ना कुछ प्रभा के लिए लेकर जाऊंगा तो वह खुश हो जाएगी। उसे धोती की सख्त जरूरत भी है। यहाँ तो नहीं है, किरण के पास होंगे तो दे दूंगा। और हाँ, शिरीष भाई साहब आए हैं, वे भी पूछते थे तुम्हें। आज शनिचर है ना, सो दोपहर की गाड़ी से आ जाएंगे। बहन से मिलने गए थे, अब तक लौट आए होंगे। मन तो हो रहा था कि कहूँ अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, किसी से नहीं मिलूंगा, मुझे प्रभा के पास जाकर सबसे पहले यह सूचना देनी है। लेकिन दिवाकर से रुपए लेने थे और इस समय मैं उसका इतना एहसानमंद था कि वह अगर जहन्नुम में चलने को कहता तो वहाँ भी जा सकता था। चलते हुए पूछा, क्यों, रविवार को तो तुम हमारी छुट्टी रहा करेगी ना? बिल्कुल रहेगी, अगर काम कराएगा तो ओवर टाइम देगा। फिर मुझे समझाकर बोला, देखो प्रूफ रीडिंग तो तुम जानते नहीं हो, 5-7 दिन तो तुम्हें सीखने में लगेंगे। अरे यार सब हो जाएगा, तूने क्या मुझे अपनी तरह कूड़ मगज समझा है? और मैं आकारान ही खिलखिलाकर हंस पड़ा। कांपते हाथों से रुपए जेब में रखे ही थे कि बैठक में शिरीष भाई ने प्रवेश किया। क्यों साहब, हमारे आते ही चल दिए? अरे भाई साहब, आपके लिए तो यहाँ आया ही हूँ। मन में सोचा कम से कम 2 धोतियाँ तो आ ही जाएंगी। पूछा, बहन की तबीयत कैसी है? वे थके से कुर्सी पर बैठ गए, गहरी सांस लेकर बोले, ठीक है, वक्त तो लगता ही है। दिवाकर भाई माफ़ करना, तुमने कहा था कि साथ चलोगे देखने, लेकिन मेरी तबीयत ऐसी घबरा रही थी कि मैं उठकर चला ही गया। अच्छा आप लोग कैसे हैं? ठीक। अरे यह नई चीज़ तो मैंने देखी ही नहीं। उन्होंने मेरी बात अधूरी ही काट कर कहा, यह आपकी चोटी क्या हुई? देखकर दिवाकर भी उछल पड़ा। अरे मैंने भी ध्यान नहीं दिया, यह क्या हुआ? और मेरा मुंह एकदम लाल हो गया। कल जब बाल कटवाए थे तो चुटिया एकदम उड़वा दी थी। पता नहीं उसके पीछे शिरीष भाई का डर था या उसकी कोई उपयोगिता, समझ में ना आने का ज्ञान। लेकिन फिर इतना संकोच और झेप लगी कि बाहर निकलने की हिम्मत ही नहीं पड़ती थी। हमेशा हाथ सिर पर इस तरह फेरता रहता था जैसे उड़ते हुए बालों को संवार रहा हूँ, लेकिन मैं उसे छिपाए रखना चाहता था। घर वाले शोर मचाएंगे ही, बाहर वालों को पता चलेगा तो वे भी जान मुसीबत में कर देंगे। यूं इधर मैंने चोटी को बालों में छिपाकर रखना शुरू कर दिया था, इसलिए देखने में एकदम तो कोई पता नहीं लगा पाएगा, लेकिन घर वालों से कब तक छिपा रहेगा? सुनने को मिलेगा जेंटलमैन बनने चले हैं, फैशन के पीछे पागल है, अपना धर्म कर्म कुछ ना ही रहे। पहले ख्याल आया टोपी लगाने लगूं, लेकिन तब तो एकदम ध्यान खींचेगा, कभी लगा ही नहीं, जाने कैसा लगूं। बाहर निकलते, सड़क पर चलते, घर पर रहते हमेशा सचेत रहता कि शायद सब लोग जान गए कि मैंने चोटी कटवा ली है। नौकरी पाने की खुशी में अब सब कुछ भूल चुका था। अब शिरीष भाई की बात सुनकर नए सिरे से मन में झेप से भर उठा।
बस एक ही बार की बहस में से सारी माला कंठी भूल गए। दिवाकर ने ताना मारा तो मुझे होश आया। इतनी देर से साधु इधर मेरा ध्यान ही नहीं गया। इस बार शिरीष भाई ने मेरा पक्ष लिया। जो समझ में आता है वह करते हैं। कोई तेरी तरह अड़ियल है? अच्छा हुआ अब कुछ आदमी से लगे, वरना कार्टून बने घूमते थे। दिवाकर ने अकारण ही हंसकर कहा। इस समय मैं इस मन स्थिति में नहीं था कि वह किसी भी बात का बुरा मानता। मन हो रहा था जल्दी से जल्दी यह शिष्टाचार समाप्त हो और मैं प्रभा के पास पहुंचूं। खिल पड़ेगी। इस बार सिगरेट जलाकर शिरीष भाई ने विषय बदल दिया। हाँ, तो आपने बताया नहीं, भारतीय संस्कृति की सर्वश्रेष्ठ चीज क्या है? विषय बदलने से मुझे कुछ चैन की सांस मिली। उनकी इस बात पर मैं तब से ही सोचता रहा था, लेकिन कोई एक चीज मेरी समझ में नहीं आती थी। जो कुछ जानता था उसे उन्हीं शब्दों में कह पाऊंगा या नहीं, यह भी विश्वास नहीं था। उत्तर दिया, आत्मज्ञान और आध्यात्मिक चिंतन ही मेरी समझ में। बात काटकर बोले, भाई ये भारी भारी शब्द और इनका कोई अर्थ मेरी समझ में नहीं आता। मान लीजिए आपने कोशिश करके अर्थ समझा भी दिया, तो फिर इनकी उपयोगिता या जरूरत मेरी समझ में नहीं आएगी। इसलिए जरा मैं अचकचा गया। फिर भी जैसे तैसे कहा, सरल शब्दों में तो शायद यही कहेंगे कि अपना और संसार का ज्ञान। बात काटकर वे जल्दी से बोले, संसार झूठ है, माया है और भ्रम के अंश हैं। और आपके माँ बाप, भाई बहन, पत्नी, पुत्र सब माया है। बदले में आप उनके लिए माया है। इसलिए इन सारे माया के बंधनों को तोड़ दो तो आत्मज्ञान होगा। भागकर हिमालय की गुफाओं में चले जाओ तो ये सब अपने आप ही छूट जाएंगे। शिरीष भाई हो करके हंस दिए। भाई वाह! मैं सहसा ही हतप्रभ उठा और देर तक कोई जवाब ही नहीं सूझा। तब वही मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोले, भाई मेरे ही यह पलायन और पराजय का दर्शन ही तो आपके यहाँ ले आया है। बेटा बाप को माया समझे और बाप बेटे को माया कहे, इससे ज्यादा एहसान फरामोशी यानी एक दूसरे का अपमान और क्या होगा। जिस औरत ने आपको जन्म दिया है उसे आप नरक का द्वार कहें, और जिसे आप अपने बेटे की माँ बनाने जा रहे हैं उसे कुंभिक पाक बताए। यह दर्जे की कृतज्ञता नहीं है? लेकिन अंत में सबसे इसमें हाथ तो कुछ भी नहीं पड़ता। मैंने कहा, इसलिए आदमी को आत्महत्या कर लेनी चाहिए। वाह साहब वाह, खूब दर्शन है आपका। इस बार सचमुच शिरीष भाई ने जरा आवेश में कहा। आत्महत्या के कैसे सुंदर नाम है। आत्मज्ञान, भ्रम में लीन होना, माया मोह के बंधनों से छुटकारा, स्थिर प्रज्ञता। अरे साहब, कौन आपके हाथ जोड़ने गया था कि आप इस संसार में आकर इसे कृतार्थ कीजिए। बाजीगर ने एक गोला निकाला तो आपके हाथ में भ्रम पकड़ा दिया, दूसरा गोला निकाला तो माया आ गई, तीसरे गोले से गुणों का जन्म हुआ। लीजिए साहब, हवा में दर्शन का महल खड़ा होता गया। जब आप घर बार की जिम्मेदारी छोड़िए और भागिए इस ब्रह्म ज्ञान के पीछे, इससे आप बेकार के झंझटों और चिंताओं से बच जाते हैं। मैं बोला, जी हाँ, हमारे घर एक दुर्घटना हो गई और आपको प्राप्त हो गया ब्रह्म ज्ञान। आप तो एक तरफ आसन लगाए बैठे हैं, अब इस दुर्घटना को कौन संभाले। ब्रह्म ज्ञान ना हो गया, शराब की बोतल हो गई और पिया और अंधे पड़े हैं। भाड़ में जाए घर और कुएं में जाए घर वाले। और फिर अचानक जैसे उन्हें कुछ याद हुआ है, वे बोले, अच्छा क्यों साहब, मान लीजिए आपके माँ बाप ने ना आपको पढ़ाया लिखाया, ना अच्छा खाने पहनने को दिया, आपकी देखभाल भी ठीक नहीं की, तब बड़े होकर आप उन्हें गालियां क्यों देते हैं? क्यों नहीं मान लेते कि उन्हें भी ब्रह्म ज्ञान हो गया था और उन्होंने आपको माया मानना शुरू कर दिया था? वे क्यों माया के पीछे भागते? इसलिए उन्होंने आपकी चिंता नहीं की। इस बार मैं सचमुच बौखला गया। ब्रह्म ज्ञान के इस रूप को तो मैंने देखा ही नहीं था। इस दृष्टि से तो सचमुच यह एहसान फरामोशी और गैर जिम्मेदारी हुई। मैंने फिर पैतरा बदलने की कोशिश की। तो ब्रह्म ज्ञान का मतलब इतना स्थूल और ऊपरी तो नहीं। ये बहुत से ऐसे कार्य हैं जिन्हें हम ईश्वरीय कहते हैं। ये बहुत सी चमत्कार लगने वाली चीजें। आपको इस चमत्कार और देवी घटनाओं वाली बात पर मुझे एक चीज याद आ गई। शिरीष भाई ने जरा मुस्कुरा कर कहा, पता नहीं यह कहाँ तक सही है, लेकिन मैंने इसे स्वामी विवेकानंद के नाम से सुना है। कहते हैं एक बार कहीं जाते हुए रास्ते में नदी पार करने की जरूरत आ पड़ी। पार कराने वाली नाव दूसरे किनारे गई थी। स्वामी जी बैठकर राह देखने लगे। उधर से नाव लौटे तो वे नदी पार करें, तभी कोई महात्मा जी वहां आ पहुंचे। परिचय हुआ। महात्मा जी को जब पता चला कि स्वामी जी नाव की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो उनकी बहुत भर्त्सना की। कहा कि अगर ऐसी ऐसी जरासी बाधाओं से यूं रुककर खड़े हो जाओगे तो कैसे दुनिया में चलोगे? तुम तो स्वामी विवेकानंद हो, बड़े आध्यात्मिक गुरु और दार्शनिक माने जाते हो, जरासी नदी नहीं पार कर सकते? देखो नदी यूं पार की जाती है। और महात्मा जी खड़ाऊ खटखटाते हुए पानी पर चलने ते चले गए।
पानी की सतह पर लंबा चक्कर लगाकर महात्मा जी लौटे और चुनौती के स्वर में बोले, अमेरिका घूम आने और भाषण देने से ही कोई स्वामी नहीं हो जाता। उसके लिए तपस्या और साधना करनी पड़ती है। इस महात्मा की शक्ति पर स्वामी वास्तव में चकित थे। पूछा, महात्मन, यह सिद्धि आपने कहाँ और कैसे पाई? अपने प्रभाव और स्वामी जी की मूर्ता पर महात्मा मुस्कुराए और बड़े गर्व से बोले, यह सिद्धि यूं ही नहीं मिली, इसलिए मुझे हिमालय को गुफाओं में 30 साल तपस्या करनी पड़ी। महात्मा जी की इस बात पर स्वामी जी खिलखिलाकर हंस पड़े। शिरीष भाई ने अपनी बात तोड़कर मुझे प्रश्न करने का अवसर दिया और बात सचमुच ऐसी रोचक थी और ऐसी जगह तोड़ी गई थी कि मेरे मुंह से अपने आप निकल गया, क्यों, इसमें हंसने की बात क्या है? वही तो, स्वामी जी ने कहा। वे बोले, महात्मन, आपके इस चमत्कार पे मैं सचमुच चकित हूँ। लेकिन भगवान, नदी पार करने का काम तो 2 पैसे में हो सकता है, उसके लिए आपने अपनी जिंदगी के 30 साल बर्बाद कर दिए। 2 पैसों के काम के लिए ऐसे 30 साल तो कभी आपको वापस नहीं मिलेंगे। 30 साल आपने साधना में लगाए और जीवन के बाकी दिन आप इस चमत्कार या सिद्धि के दर्शन में लगाएंगे। जिंदगी भर नदियां पार करेंगे और लोगों की श्रद्धा लुटेंगे। ये 30 साल आप मानव कल्याण के किसी कार्य में नहीं लगा सकते थे? कोई दवा ही खोजते जिससे लोगों को किसी रोगी से मुक्ति मिलती। अपनी बात समाप्त करके शिरीष भाई बोले, मैं नहीं जानता यह घटना सच है या झूठ, लेकिन इस सच्चाई से हम इनकार नहीं कर सकते कि आदमी भूख और रोग से तड़प तड़प कर मरता रहा और आपकी भारतीय संस्कृति मानव मात्र के कल्याण का राग अलापती रही। औरत और शूद्र के कबाब भून भून कर खाते हुए हम लोग जीव मात्र की समानता के नारे लगाते रहे। चींटी और हाथी से में तो हमने एक भ्रम देखा, लेकिन शंभू को और सीता को जीवित प्राणी नहीं समझ पाए। उन पर हमने क्या क्या अत्याचार नहीं किए। और अचानक मुझे शिरीष भाई की बात सुनाई देनी बंद हो गई। लगा जैसे मैं प्रभा के सामने सिर झुकाए अपराधी की तरह खड़ा हूँ। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राजा राम के भीतर एक क्षण के लिए भी यह अपराध सिर झुकाकर नहीं खड़ा हुआ होगा? कभी उसने सीता के सामने अपने आप को निरुत्तर नहीं पाया होगा? जैसे अचानक मेरा दम घुटने लगा। मन हुआ अभी अभी इसी क्षण मुझे प्रभा के सामने होना चाहिए, और मैं यहाँ बैठा बैठा बहस कर रहा हूँ। कैसे इस बहस को समाप्त करूँ, भागूं? लेकिन उनकी बातें ऐसी आकर्षक थीं कि उठने को मन ही नहीं करता था। वह बता रहे थे, और हमारी सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि हमारे पास अपना इतिहास ही नहीं है। पता नहीं और किसी जाति के पास अपना सच्चा इतिहास है या नहीं, लेकिन हमारे पास निश्चय ही जो कुछ है इतिहास नहीं, पुराण है। पुराणों में काव्य और इतिहास का ऐसा घपला होता है कि सच्चाई का पता लगाना बड़ा कठिन हो जाता है। ऐतिहासिक सत्यों और तथ्यों को जब तब काव्य रूप दिए जाते हैं तो उनकी सारी वास्तविकता के क्रम को एक नए ही अभिप्राय से देखा जाता है। फिर हर युग में पुराणों को इतनी बार काव्य का जामा पहनाया जाता है कि सच्चाई का पता ही नहीं लगता।